ओम श्री गणपति नमः। ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। आज 19 अगस्त 2025 25 का पंचांग आपके समक्ष। यह नित्य प्रस्तुत 5 भागों में हुआ करता है और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं दृढ़ पंचांग से दिए गए छवि तथा ध्वनि और कुछ डेटा जन्म तिथि आदि जन्म तिथि नाम आदि गूगल से दिए गए हैं और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कुछ तथ्य जो किताबों और ग्रंथों में हमने पढ़ा है उनसे लिया है या पत्रिकाओं में जो हमने पढ़ा है उनसे लिया गया। यह प्रस्तुति 5 भागों में है। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित है और इसी पहले भाग का पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम आपके सुझाव के अनुरूप लघु पंचांग अलग से प्रस्तुत करते रहते हैं। दूसरा भाग जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना जिसे तारा बल कहते हैं वह आपके लिए अलग से हम प्रस्तुत वह इसके साथ दूसरा भाग है और इसे तारा बलम कहते हैं जो कि मूलतः नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नव तारा चक्र पद्धति जीवन जातक के किसी भी जातक के जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। जीवन का आकलन करने के लिए कब समय ठीक रहेगा, कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, किस नक्षत्र का व्यक्ति इनके जातक के लिए लाभदायक होगा, नुकसान भी होगा, ये सभी हम नवतारा चक्र पद्धति से जान सकते हैं। विशेष चर्चा उस प्रस्तुति में। तीसरा भाग स्थायी रूप से जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में हो और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार आज दिन कैसा होने की संभावना है यह हम चंद्र बलम इसे कहते हैं, इसके अनुसार जान। चौथा भाग हर एक कार्य के लिए नए से लेकर के आज के दैनिक कार्य के लिए चौघड़िया बहुत ही उपयोगी प्रतिदिन के कार्यों के लिए और विशेष कार्यों के लिए। पांचवा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति पर और प्रस्तुति में जाने के पूर्व क्षण भर के लिए गणेश की स्तुति हम करते हैं। मुंह बनकर बिना बोले। अब आपके पास चर्चा पे है पंचांग के जीवन में हमारी भूमिका क्या है। पंचांग शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम ही नहीं है, यह जानते हैं हम इसे शुभ और अशुभ है, लेकिन वह यही तक सीमित नहीं है। व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। तो इस प्रकार आपसे आग्रह है कि इसे अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग जरूर साझा करें, ताकि वे
अपने जो भी अपना प्रयास करें, उनके इस प्रयास में जो भी सफलता मिले, हम सब एक माध्यम बनकर होने के भागी। ले चलते हैं आपको आज के दैनिक पंचांग में। स्वागत है आपका आज के दैनिक पंचांग में। आज की तिथि 19 अगस्त 2025, माह भाद्रपद, पक्ष कृष्ण, शाखा संवत 1947 ईस्वी, विक्रम संवत 2082 कलायुग, और कल युग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:24 पर, सूर्यास्त 6:21। सनराइज एट 5:24 AM, सनसेट एट 6:21 PM। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर यात्रा में शुभता। पंचांग के पांचों अंक, वार मंगलवार, तिथि अपराह्न 3:32 एकादशी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद द्वादशी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि 1:07 तक आद्रा, उसके बाद पुनर्वसु। योग रात्रि 8:30 तक वज्र, उसके बाद सिद्धि, और करण अपराह्न 3:32 तक पालव, तत्पश्चात देर रात्रि 2:43 तक कौलव, और फिर तैतिल। ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनको स्वागत करते हैं। और आज देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और परिणाम क्या है। तो भोलेनाथ जब तक एकादशी तिथि है कैलाश पर्वत पर है, और उसके बाद नंदी पर सवार होते हैं, दोनों शुभ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:27 से 12:19 अपराह्न तक, अमृतकाल अपराह्न 3:22 से संध्या 5:04 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग आज नहीं है। त्रिपुष्कर जो रात्रि के 1:07 से सुबह के 5:20 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:02 से 2:54 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 6:21 से 6:45 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:31 से मध्य रात्रि 0:15 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ है। अशुभ मुहूर्त में अपराह्न राहु काल अपराह्न 3:07 से 4:44 तक। पूरी काल दिन के 11:53 से 1:30 तक। यमगंड प्रातः 8:30 से 10:16 तक, और वज्र मुहूर्त दिन के 10:09 से 11:41। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। इन्हीं दो पंचांग, इन्हीं दोनों मुहूर्तों को लेकर हम आपके लिए लघु पंचांग लेकर के अलग से प्रस्तुति हम करते रहे। अब हम आपको ले चलते हैं ग्रहों के गोचर की स्थिति पर, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। सूर्यदेव सिंह राशि में आए हैं। अंश के अनुसार ये अभी कमजोर अवस्था में है। चंद्रदेव मिथुन राशि में आकर चंद्रदेव मिथुन राशि में आकर राहु के नक्षत्र में, और इस प्रकार सूर्य भी शत्रु के नक्षत्र में, और चंद्रदेव भी शत्रु के नक्षत्र में, किंतु ये शक्तिशाली है। अंश के अनुसार ये 5 अंश से आगे बढ़ चुके हैं। इस प्रकार आज के दिन में यदि कहें तो शुक्रदेव, सूर्यदेव, राहुदेव और केतुदेव ये कमजोर अवस्था में है। इस प्रकार ये ग्रह हमारे चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव तथा शनिदेव शक्तिशाली ग्रह हैं। मित्र की राशि में यदि देखें राशि के अनुसार, तो मित्र की राशि में 3 ग्रह, शत्रु की राशि में 4 ग्रह, सम राशि में 1 ग्रह, और स्व राशि में 1 ग्रह है।
और नक्षत्र के अनुसार यदि हम देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 4 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह और स्व नक्षत्र में 2 ग्रह, जो बृहस्पति और शनिदेव। चंद्र और बुध का आपस में राशि परिवर्तन है। बुध के राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह हैं, सूर्य की राशि में 2 ग्रह हैं, मंगल और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। सूर्य, मंगल, बुध 3 ऐसे ग्रह होते हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति के नक्षत्र में 3 ग्रह, शनिदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। इसके बाद हम आपको ग्रहों की गोचर तालिका से एक तरफ ले चलते हैं। बुध देव और शुक्र देव क्रमशः 30 और 31 तारीख को इस माह का गोचर करेंगे। चंद्रदेव 22 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक अस्त रहेंगे और शनिदेव इस माह पूरे माह वक्र रहेंगे। तो ये रहा हमारा ग्रहों की स्थिति और इस प्रकार हमारे पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे भाग में। स्वागत है आपका दूसरे भाग। आइए, चंद्रमा जन्म पत्रिका में स्थायी रूप से जहां पर स्थित है और जहां गोचर कर रहा है वह मिलाकर आज का दिन कैसा रहने की संभावना है यह बताता है। इसे ताराबलम क्या, मूलतः ताराबलम की चर्चा जब तक इसके मूल सिद्धांत को नहीं किया जाए तो अधूरा रहेगा, क्योंकि मूल जड़ पर है और वह ज्यादा फायदेमंद है लोगों के लिए। चंद्र ताराबलम नवतारा चक्र पद्धति के सिद्धांत पर आधारित है। ताराबलम आज के बारे में केवल बताता है कि चंद्रमा का गोचर कहाँ है और चंद्रमा न, कौन से नक्षत्र में स्थायी रूप से जन्म करने में, उसके अनुसार आज का दिन कैसा रहेगा। किंतु नवतारा चक्र पद्धति पूरे जीवन काल के बारे में दर्शाता है कि कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह शुभ हैं, और यह शुभ अशुभ ग्रहों को जानकर हम दशा महादशा का फल का अग्रिम जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं कि कौन से दशा महादशा हमारे लिए शुभ गुजरेगा, कौन से थोड़ी चुनौती लेकर के आएगा। और वह जब हम उसको आकलन करते हैं तो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार भी करते हैं चुनौती को सामना करने के लिए। दूसरा, शुभ ग्रहों के अवधि में, दशा की अवधि में हम शुभ कार्यों का निष्पादन त्वरित गति से करते हैं, उसी इसकी हम अग्रिम कार्यक्रम या योजना बनाकर करते हैं। यह हमारे लिए बहुत लाभदायक है। उसी तरह जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी दिखती होगी, लेकिन वास्तव में कैसा फल मिलेगा यह हम जान सकते हैं। अग्रिम अपने आप को तैयार कर सकते हैं यह ग्रह हमारे लिए शुभकारी होगा या शुभकारी। और ग्रह अशुभकारी यदि हुआ जन्म कुंडली में और दशा भी अशुभकारी की हुई, फिर चुनौती ज्यादा होने की संभावना। उसके बाद जो ग्रह हमारे लिए शुभकारी है यह हम जानने के बाद जीवन में हम जितने लोगों से मिलते हैं, पार्टनरशिप करते हैं और कार्यालय में मिलते हैं, कार्यस्थल पर मिलते हैं या सब गांव के समाज में परिवार से लेकर के पूरी दुनिया में जो मिलते हैं, वह हमारे लिए कौन से व्यक्ति लाभदायक होंगे, कौन से व्यक्ति हमारे लिए हानिकारक होंगे, यह हम अग्रिम जान सकते हैं। और जब ये जान सकते हैं कि हमारे लिए कोई व्यक्ति हानिकारक हो सकता है, हम सावधान रहेंगे उससे पार्टनरशिप करने में, उससे कोई भी व्यवसाय न करें। इस तरह से हम नवतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी। लेकिन नवतारा चक्र पद्धति का काम कैसे करती है इस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि यह आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और उपयोगी। इसलिए हम उस पर चर्चा करते हैं। ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, ग्रह नक्षत्र के अनुसार फल देते हैं, ग्रह अपना फल कभी नहीं देते। लेकिन 27 नक्षत्र हैं और ग्रह 9 ही है, इसलिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्र का समूह बनाकर अलग अलग श्रेणी में रखा गया और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा। यानी पहला ग्रह केतु देव बने, दूसरा ग्रह शुक्र देव बने, तीसरा सूर्य देव, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां।
अब ग्रहों को नक्षत्र से जोड़ने के लिए पहला नक्षत्र जो हुआ, साथ ही साथ पहले श्रेणी में से पहला, दूसरे श्रेणी में से 10वां, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुआ, पहला 10वां 19, उसका स्वामित्व पहले ग्रह को मिला। उसी तरह से दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को मिला दूसरे क्रम। और इसी क्रम में चलते हुए 9, 18वां और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व के दूसरे बुधदेव को मिला। और यह सूची इस तरह से बनी। केतुदेव अश्विनी माघ मूला के स्वामी बने। शुक्रदेव भरणी पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा के स्वामी बने। मंगल मृगशिरा चित्रा और शनिष्ठा के स्वामी बने। वहीं बुध अश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती के स्वामी। यह सूची बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे सही करें। अब फलित कैसे करते हैं? तो जिस जातक का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उसके स्वामी से गणना आरंभ करते हैं। वह पहला ग्रह होता है। दूसरा ग्रह उसके बाद वाला ग्रह होता है। यानी उदाहरण स्वरूप यदि चंद्रमा किसी व्यक्ति का रोहिणी के नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसके ग्रह स्वामी चंद्रमा होता है। और यहीं से गणना आरंभ होती है। पहला ग्रह चंद्रमा, दूसरा मंगल, तीसरा राहु, चौथा बृहस्पति, पांचवा शनि, आठवां छठा बुध, सातवां केतु, आठवां शुक्र और नौवां सूर्य। और ये जो ग्रह बनते हैं, उदाहरण स्वरूप ये जो ग्रह बने, ये ग्रह पहला ग्रह से आरंभ जब हम गणना शुरू करते हैं तो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बने वे शुभकारी होते हैं और शेष अशुभकारी होते हैं। तो पहला ग्रह चंद्रमा शुभकारी, मिश्रित फल, इसमें शुभ कम, अशुभता थोड़ा ज्यादा होती है। उसके बाद मंगल, बृहस्पति, बुध और शुक्र तथा सूर्य, ये शुभकारी होते। वहीं राहु, शनिदेव और केतु देव पीड़ादायक। और इनके पीड़ा या शुभता की मात्रा जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ती है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत। तो अब अगर हम ग्रहों की स्थिति को जान गए, ये बताएं कि ग्रह जब हमको पता चल गया कि चंद्रमा में जिसके नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, यानी रोहिणी, हस्ता या श्रवण नक्षत्र के जातक, जो भी जातक है उनके लिए मंगल राहु, शनिदेव और केतु देव पीड़ादायक होंगे। तो आप बताएं कि जो है दशा महादशा का फल क्या हम नहीं जान सकते? कि राहु की दशा महादशा खराब बिगड़ेगी, शनि की महादशा उससे ज्यादा पीड़ादायक होगी और केतु की सबसे ज्यादा पीड़ादायक। तो क्या हम चुनौती का सामना आराम से नहीं कर सकते? कर सकते। उसी तरह कुंडली, जन्म कुंडली में के जो शनिदेव है भाग्य भाव के स्वामी है और भाग्य में ही बैठे, क्या वे फल देंगे? अच्छा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, चुनौती है और चुनौती को स्वीकार करके हम आगे बढ़ सकते। तो ये सावधानी भी देता है, चुनौती भी देता है, हमें अग्रिम रूप से सावधान भी करता है कि जब जन्म में विपत और प्रत्यय या नैथनी तारा में कोई भी दिन पड़े या कोई भी आपका कार्य पड़े तो हम नहीं करें, वहां सावधान रहें ताकि उसमें सुखता नहीं। और इसी आधार पर चंद्र नवतारा चक्र पद्धति आधारित है और इसी के आधार पर चंद्रमा के केवल गोचर को देखकर तारा बलम, और इसलिए नवतारा चक्र पद्धति की सटीकता काफी अच्छी है। इसलिए हमने नवतारा चक्र पद्धति पर अलग वीडियो ज्ञानवर्धन के लिए रखा है और उसमें नवतारा चक्र पद्धति की सटीकता को प्रमाणित करने के लिए भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की कुंडली रखी है, जिनके आपस के संबंध इतिहास के पन्नों में ही नहीं बल्कि जिह्वा पर भी है। तो हम उससे नवतारा चक्र पद्धति से
यह प्रमाणित यदि होता है कि आपस के संबंध कितने अच्छे थे, तो इसके पद्धति की प्रमाणिकता भी विकसित होती। तो चलिए, भगवान राम माँ सीता, आज दिन भी वही है कि भगवान राम का दिन है, हनुमान का दिन है। तो चलिए, उनका नाम लेते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आज तारा बलन क्या क्या। चंद्रमा आज जो गोचर कर रहे हैं, ये राहु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, आद्रा नक्षत्र से, और फिर पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। 1:07 रात्रि तक वे आद्रा नक्षत्र में हैं, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे। इस प्रकार यदि देखें कि जिस जातक का जन्म भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, वो आरंभ का जो समय है 1:07 तक, वो प्रत्यय का है, अशुभ है, सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके बाद शुभता के संकेत मिल रहे हैं। यही वही व्यक्ति पुनर्वसु विशाखा या पूर्व भाद्रपद में जन्म हुआ है, तो पहला जो भाग है वह अति मित्रता का है, उसके बाद जन्म का है, क्योंकि चंद्रमा उसी नक्षत्र में है जिस नक्षत्र में जातक का जन्म पुनर्वसु में हुआ। तो इसलिए जन्म का नक्षत्र है, यहाँ पीड़ा होगी, थोड़ी ही सही पीड़ा यहाँ दी जाए। इस प्रकार हम नक्षत्रों के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा, ये हम देख सकते हैं। अपने नक्षत्र को तारा बलन के वर्टिकल कॉलम में हम उसको देखेंगे। उसके बाद जब तारा बलन के हॉरिजॉन्टल कॉलम में हम आज का गोचर जहाँ है वह नक्षत्र देखें और दोनों का मिलान करें। अब यदि आज किसी भी व्यक्ति का तारा जन्म विपद प्रत्यय या नैथन्य में है, तो काम जो भी शुभ काम करने की योजना है उसको टालने के बाद हम सलाह देते हैं, जोखिम नहीं लेने का सलाह देते हैं, क्योंकि समस्याएं खड़ी हो सकती। फिर भी कुछ लोगों का मत है कि कुछ तो उपाय होंगे। उपायों का ही दुनिया है, इसलिए उपाय जो दुनिया जानना चाहती। लेकिन हम अब उपाय बताने के पहले बता दें, उपाय को हमने संकलित किया है आपके सुझाव के अनुसार। इसका उपाय का उपयोग न करें, जोखिम न लें, क्योंकि इसकी प्रमाणिकता अभी तक साबित नहीं। तो उपाय के तौर पर जो आपका है, यदि तारा जन्म में पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत में पड़ता है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यय में पड़ता है तो नमक का दान करें, और नैथन्य में पड़ता है तो भूत को त्यागना जरूरी है। फिर भी बहुत मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। पुनः बता दें, यह अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है, इसलिए इसका उपाय का उपयोग न करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अब ले चलते हैं नक्षत्र से लेकर से हटाकर चंद्रमा राशि के अनुसार, राशि भ्रमण के अनुसार कैसा फल देगा। तो आज चंद्रमा का गोचर नहीं है, चंद्रमा मिथुन राशि में है और मिथुन राशि का ही फल देगा। जिस जातक का, इसे चंद्र बल कहा जाता है, जिस जातक का जन्म मेष राशि में हुआ हो, मिथुन में हुआ हो, सिंह कन्या में हुआ, धनु और मकर में हुआ, उनके लिए दिन के शुभता के संकेत। ऋषभ, तुला तथा कुंभ राशि के जातक में अशुभता उनके संकेत मिल रहे हैं कि इस देव का प्रार्थना कर शुभता लाने का प्रयास करें, फिर भी दिन सामान्य होने की संभावना। और कर्क, वृश्चिक तथा मीन राशि के जातक का सावधान रहें, हनुमान जी को याद करें, दिन में अशुभता हो सकती है, ऐसी संभावना है, इससे बचने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं चौथी प्रस्तुति में, चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य की पूजा पाठ से संबंधित हो या कोई कार्य आरंभ हो रहा हो, पहली बार उस कार्य को कर। यदि कोई जातक उचित मुहूर्त नहीं देखता है, देखना चाहता हो, तो कम से कम शुभ कार्य करने में, शुभ कार्य के लिए, तो करने के लिए और उसमें शुभता प्राप्त करने के लिए कम से कम चौघड़िया अवश्य देखें। चौघड़िया की उपयोगिता काफी है, इसलिए हिंदी और अंग्रेजी में हमने अलग अलग पोस्ट किया है। यूट्यूब
यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में, चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में। संक्षेप में बता दें, कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, लेकिन सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो आनंद का चौघड़िया हुआ करता दिन के अनुसार, वही रात्रि वही दिन के अंतिम में भी चौघड़िया हुआ करता। इस प्रकार हर चौघड़िया का संबंध विभिन्न साप्ताहिक दिनों से, और हर सप्ताह के जो दिन है उनके स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, 7 ग्रह होते हैं, और ये सातों ग्रह विभिन्न कार्य और प्रयोजन के लिए अधिकृत हैं, उनके ये उपयोगी। तो चौघड़िया, प्रत्येक चौघड़िया किसी न किसी विशेष कार्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी हुआ करता है। दिन का चौघड़िया काल बेला, वार बेला राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। तो जब भी कोई चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त हो, तो उस चौघड़िया का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें शुभता कम और अशुभता ज्यादा की संभावना रहती है। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए देखते हैं आज का चौघड़िया कैसा है। आज का चौघड़िया यह बताता है कि उद्वेग चौघड़िया दिन, चूंकि दिन मंगल का है, इसलिए रोग चौघड़िया से दिन का आरंभ हो रहा है, रोग चौघड़िया से दिन की समाप्ति हो रही है। और दिन का चौघड़िया उद्वेग चौघड़िया वार वेला से ग्रसित है, काल चौघड़िया काल वेला से ग्रसित है, और शुभ चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है। शेष चौघड़िया शुभ है। रात्रि का लाभ चौघड़िया जो 7:44 से 9:07 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। शेष चौघड़िया उपयोगी। इस प्रकार चौघड़िया को जो हमारी होती है समाप्त होती है। अब आपको ले चलते हैं आज के अंतिम प्रस्तुति में, अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन है। और सबसे पहले संक्षिप्त परिचय अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष हमारे लिए बहुत ही कारगर है, क्योंकि अंक हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है, और यह जीवन से के आरंभ से लेकर मृत्यु के पश्चात भी अंक हमारा पीछा नहीं छोड़ते, अंक हमें अपनाते हैं। कुछ अंक ऐसे होते हैं जो हमारे लिए शुभकारी होते हैं, कुछ अशुभकारी होते हैं। यही अंक ज्योतिष से जाना जाता है, और ताकि इसको संतुलित किया जाता है अंकों को पहचान कर, ताकि जीवन में सुखता बने। अंक ज्योतिष में एकल अंक पर 1 से 9 तक का प्रयोग करते हैं, शेष अंकों को नहीं प्रयोग करते। जब भी कंपाउंड नंबर 1 से ज्यादा अंक हमारे पास आते हैं, जैसे मोबाइल संख्या हुआ, दिनांक हुआ, तिथि हुई, वर्ष हुआ, माह हुआ, आदि आदि, तो हम उन अंकों को जोड़कर एकल अंक पर परिवर्तित करते हैं और तब उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार ये 1 से 9 तक अगर अंक है, तो 5 अंक को देखेंगे कि यह मध्यम अंक है, जो बैलेंस अंक को कहता है, इसे संतुलित अंक बोला जाता है। और ये 5 अंक अपने से पहले आने वाले या बाद आने वाले अंकों को संतुलित करके रखता है। जिस जातक का 5 अंक उपलब्ध नहीं है, वह थोड़ा उसके आत्मविश्वास में कमियां, उसके कार्य क्षमता पर थोड़ा असर करता है। तो 1 से 9 तक गुलांक अंक हुए, अंक हुए 1 से 9 तक, जिनका प्रयोग अंक ज्योतिष में किया जाता है। और शून्य को, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है, इसलिए उसका उपयोग नहीं किया जाता। तो अंक जो होते हैं, उनके सभी अंक के शासक ग्रह होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, राहु, बुध, शुक्र, केतु, शनि, मंगल क्रमशः 1 से 9 अंकों के स्वामी बनते हैं। और इन अंकों को, 1 से 9 अंकों को एक विशेष नाम से बोला जाता है। 1 को राजा या सरकार से संबंध रखता है, 2 को रानी या पार्टनर से संबंध रखता है, डिप्लोमेट से संबंध रखता है, 3 को गुरु से संबंध रखता है, 4 को शरारती तत्व से उसका नामकरण होता है। स्पेशल उनका नाम है अंकों की दुनिया में, इससे विशेष नाम से पुकारा जाता है। 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री से, और आरामदायक आराम प्रदान करने वाला व्यक्ति से, 7वां को धर्मगुरु से, 8वां को अधीनस्थ जो भी हो, चाहे समाज के नीचे तबके के लोग और कार्यालय में नीचे काम करने वाले लोग, जो भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं, या घर के काम करने वाले लोग,
तो चाहे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो हमारे कमजोर वर्ग हैं उनको शनि प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 अंक उनका प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही साथ न्यायालय से भी 8 अंक से यही पर उसे जाना जाता है। 9 अंक सेनापति, पुलिस और डॉक्टर को सबसे संबंधित रखता है, इसलिए इनको सेनापति, पुलिस और डॉक्टर को भी 9 अंक बोला जाता है। इस प्रकार ग्रहों के हर ग्रह, हर अंकों के ग्रह राजा बने, ग्रह स्वामी बने, और हर अंक को अलग अलग नामकरण किया गया। हाँ, 2 प्रकार के अंक हमारे पास होते हैं, स्टैटिक अंक और डायनेमिक अंक। यानी जो स्थिर अंक है, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं, और उन्हीं अंकों से हम अन्य अंक निकालते हैं, वे सभी स्थिर होते हैं। और डायनेमिक अंक जो हम बनाते हैं, हमारी कृति होती है, चाहे हमारे परिवार के गुरुजन की कृति हो, उसको हम स्वीकार करते हैं। और दूसरा जो हम खुद खुद हमारी कृति होती है, जैसे मोबाइल संख्या हम चुनते हैं, उसी प्रकार गाड़ी संख्या, मकान संख्या आदि आदि। नाम हमारे पूर्वज दिया करते हैं, तो नाम में भी ऊर्जा बढ़ी है, क्योंकि उसमें भी अंक। अब आप आश्चर्यचकित होंगे कि नाम में अंक कैसे होगा। तो हर नाम में प्रयुक्त हुए जो अल्फाबेट्स होते हैं, उनके अंकीय मूल्य होते हैं। और जब अंकीय मूल्य उनके होते हैं, तो उनसे अंकीय मूल्य को उनके जो नाम के में जो अक्षर हुए, प्रयुक्त हुए, उनको उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर फिर जोड़ निकाला जाता है, और फिर उसकी गणना। इस प्रकार सत्य नाम के व्यक्ति का हमने समझ रखा है। इसमें प्रयुक्त हुए SATYA का अंकीय मूल्य हम आपके समक्ष रखे हैं, और उसका योग किए हैं, और फिर उसको एक अंक को परिवर्तित। इस प्रकार इसका अंक जो नामांक होता है, नामांक जो भी हो और नाम का पहला अक्षर जो हो, नामांक मतलब हुआ नाम के अंकों का योग और एक अंक में परिवर्तित। और पहला अक्षर एस से शुरू होता है। ये कभी जातक का जो मूलांक होता है, ये मूलांक बनता है जातक का तिथि के योग का एक अंक, और तिथि माह वर्ष का योग का एक अंक से कहते हैं भाग्यांक, यानी मूलांक को ड्राइवर भी कहते हैं, भाग्यांक को कंडक्टर भी कहते हैं। तो ये ड्राइवर और कंडक्टर आपस में दुश्मन नहीं होना चाहिए, मित्र होना चाहिए। और उसी तरह से जो नाम का पहला अक्षर हो, वह गुणांक और भाग्यांक से ड्राइवर और कंडक्टर का मित्र होना चाहिए, शत्रु नहीं होना चाहिए। और योग फल जो है, जो एक अंक में परिवर्तित करें, वह भी इसका शत्रु नहीं हो। यह हमें सुनिश्चित करना है। यही अंक ज्योतिष का कमाल, कि कोई भी अंक हम ऐसा प्रयोग न करें जो हमारे मूलांक या भाग्यांक या ड्राइवर और कंडक्टर का है ये शत्रु। चलिए, वह सूची आपके समक्ष प्रस्तुत है जो विभिन्न अंकों के शत्रु हुआ करते। 1 के शत्रु 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, और 9 के 6 4 2 8 9। इन व्यक्तियों के जिनके मूलांक भाग्यांक 1 2 3 कोई भी हो, उनका पहला नाम का अक्षर, उदाहरण स्वरूप जिस जातक का जन्म मूलांक या भाग्यांक 1 होता है, उनका नाम का पहला अक्षर F या P नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह 8 से अलग हो जाए। तो यह भी सूची आपके समक्ष उपलब्ध है, जो कि बच्चे के नामकरण के लिए होगा। आप अपना भी नाम देख सकते हैं और उचित करेक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के में इतना ही जानकारी के लिए। अब आपको हम ले चलते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। तो आज का मूलांक, आज की तिथि 19/8/2025, मूलांक 1 भाग्यांक 9 अंक, और 1 और 9 आपस में मित्र होते हैं, किंतु 9 अंक अन्य अंकों के साथ तटस्थता का संबंध रखता है, मित्रता का संबंध नहीं रखता, शत्रुता का संबंध रखता है। तो जिस जातक का जन्म
1/10/1928 को हुआ है, उनके लिए दिन आज अच्छे के संकेत है। 5/14/23, 6/15/24 और 7/16/25 जिनकी जन्मतिथि है किसी भी माह का, जिनका मूलांक 5, 6, 7 बनता है, उनके लिए दिन की अच्छे संभावना। जिस जातक का जन्म 2/11/2029 को हुआ है, 3/12/21/30 को हुआ है, 4/13/22/21 को हुआ है, जिनके मूलांक और भाग्यांक क्रमशः 2, 3, 4 बनते हैं, उनके लिए दिन अच्छा होने की संभावना नहीं है। साथ साथ जिस जातक का जन्म 8/17/26 को, 9/18/27 को हुआ है, उनके लिए भी दिन अच्छा होने की संभावना नहीं है। 8 अंक और 9 अंक के बारे में कुछ लोगों का मत है कि ये शत्रु नहीं होते, कुछ लोगों का मत है शत्रु, अब मानकर चलते हैं शत्रु होते हैं। तटस्थ परिणाम हो सकता है, लेकिन आप देखें कि 30% ही मात्र परिणाम मिल रहे हैं जो कि शत्रु अंक को मिलते हैं। इसलिए इसे शत्रुता की श्रेणी में ही रखा जाता है। 1.5 स्टार मिल रहा है, यह भी शत्रु का अंक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो विभिन्न जातकों के लिए आज के दिन, क्योंकि 9 अंक शत्रु अगर मित्र है, मात्र अति मित्र किसी का नहीं, मित्र मात्र सूर्य का, राजा का, और होता ही ऐसा है कि सेनापति केवल राजा का होता है, सरकार का होता है, किसी अन्य का नहीं। इसलिए सेनापति 9 अंक में एग्रेशन होता है, इसलिए 9 और 9 आपस में ही शत्रु हुआ करते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी का ही शत्रु होता है। इस तरह से हमारी प्रस्तुति जो दैनिक पंचांग की है यहाँ समाप्त हुई। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी, ज्ञानवर्धक और आपके लिए काफी उपयोगी होगा। कुछ बातें आप जानते होंगे, कुछ नई बातें भी होंगी। यह प्रस्तुति आपको YouTube के माध्यम से पहुंचाई गई, और यदि आप पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को, साथ साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, और अंत में साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्र, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि प्रस्तुति का लाभ हर व्यक्ति उठा सके, ज्ञान अर्जन हर व्यक्ति कर सके, और उसके लिए उनके जो प्रतिफल होंगे उसके लिए हम माध्यम बनकर उनके भागी बन सके। इसलिए साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, और फीडबैक आपका जारी रहता है, फीडबैक आप दें ताकि हम प्रस्तुति को बेहतर कर सकें, और अंत में आपका जो लाइक है उसको लाइक कर हमें प्रोत्साहित करें। इन शब्दों के साथ भगवान राम तथा पवन पुत्र हनुमान की का आशीष आप पर बरसते रहे। हम विदा लेते हैं भगवान राम को नमन करते हुए, और पवन पुत्र हनुमान को जय श्री राम, जय हनुमान।